गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था और फिजिकल स्टेट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल कांस्टेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द सॉल्यूशंस, जो कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम। क्या था इक्विलिब्रियम? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स ट्राइज टू अटेंड स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग देयर एनर्जी। यानी यूनिवर्स की कोई भी जो सिस्टम है या हमारे कोई भी पार्ट है वो क्या करेगा, हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। और वो स्टेबल कैसे होगा? अपनी जो एनर्जी है उसको वो लूज करेगा और उससे क्या होगा, वो स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ऑल रिएक्शंस प्रोसीड यूनिट दे रिच सर्टेन मिनिमम एनर्जी इन अकॉर्डिंग्स विद इट्स सराउंडिंग। क्या करेंगे? वो केमिकल या फिजिकल प्रोसेस किसी भी तरह से अपने हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और वो स्टेबल पोजीशन हमारी होती है इक्विलिब्रियम की। और इस इक्विलिब्रियम को सर्टेन करने के लिए वो क्या करेगा, जो अपनी एनर्जी है, वो जो मिनिमम एनर्जी है वो लॉस करेगा किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। दे रीच द स्टेट वेयर देयर इज नो विजिबल चेंज इन द सिस्टम एंड रिमेन दैट वे अनलेस डिस्टर्ब्स। यानी कोई भी विजिबल चेंजेस नहीं होते सिस्टम के साथ और उसमें उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी कोई उसकी एनर्जी से कम ज्यादा हमें इजीली शो भी नहीं होगा कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया है। हम उसको सिर्फ उसके मेथड से या उसकी स्टेबिलिटी से ही चेक करते हैं। वो पोजीशन होती है हमारी इक्विलिब्रियम की। दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इन दिस स्टेट द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो मैंने आपको पहले बताया था, तभी वो पोजीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर जाएगी। अब आता है हमारा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशंस। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन से मतलब है कि हमारे सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम सॉलिड को इन्वॉल्व करें या गैस को इन्वॉल्व करें, एक लिमिट तक होता है, उसके बाद भी अगर हम उसे और इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशंस। सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर सॉलिड इन लिक्विड। हैव एवर ट्राइड डिसोल्यूशन शुगर इन वाटर? आपने हमेशा कभी पानी में शुगर को घोलना डिसॉल्व किया है? कैन यू डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ शुगर? क्या उसमें आप कोई सा भी अमाउंट घोल सकते हैं? देखिए, आफ्टर ए सर्टेन क्वांटिटी द एडेड शुगर गेट डिपॉजिटेड। एक सर्टेन अमाउंट आएगा, आपने जितना वाटर लिया है उसके कंपैरिजन में एक शुगर का फिक्स अमाउंट होगा। अगर आप उससे ज्यादा डिसॉल्व शुगर करना चाहेंगे उस वाटर के अंदर तो वो डिपॉजिट हो जाएगी, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी। वी कॉल ए सॉल्यूशन सैचुरेटेड व्हेन ए सॉल्यूशन कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूशन सॉल्यूट इन इट्स। जो हमारी शुगर है वो तो हो गई सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल है, मिनिमम अमाउंट का सॉल्यूट हो गया, तो हमारी शुगर सॉल्यूट हो गई। एक ऐसी पोजीशन आती है कि जब सॉल्यूट हमारा और डिसॉल्व नहीं होता है, इस पोजीशन को हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर और ज्यादा क्वांटिटी में हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा एट ए गिवन टेम्परेचर, वो भी एक टेम्परेचर के ऊपर ही। इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द सॉलिड स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। उसके बीच में क्या होगी, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन जनरेट हो जाएगी। कौन सी? फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। इससे हमें पता चलता है कि जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, अगर शुगर का सॉल्यूशन हम शुगर सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, दूसरे आपस में इक्विलिब्रियम रहेगा। कब रहेगा? जब उसकी डिसोल्यूशन ऑफ शुगर की रेट और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों इक्वल हो जाए। क्रिस्टलाइजेशन का मीन्स है कि अगर उससे ज्यादा हम शुगर डिसॉल्व करेंगे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगी। अब सेकंड आता है हमारा गैसेज इन लिक्विड। जिस तरीके से हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, अब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा इसके अंदर सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गैसेज। व्हाई डू यू थिंक दैट कार्बो क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है आर रेफ्रिजरेटेड? व्हाट हैपन व्हेन दे कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स इज एट रूम टेम्परेचर? डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस? क्या होगा, देखो अगर वो रूम टेम्परेचर पे है और एक उसको रेफ्रिजरेटर में रखा है तो क्या डिफरेंस होता है? डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस। we notice that gas fizzing out from the cold drinks, कोल्ड ड्रिंक में से गैस निकलेगी बाहर एट रूम टेम्परेचर इज मोर देन ड्रिंक दैट इन रेफ्रिजरेटर। जो अगर रेफ्रिजरेटर में है उसके कंपैरिजन में रूम टेम्परेचर के ऊपर उसमें से गैस ज्यादा बाहर निकलती है। दिस हैपन बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है और हमारी कोल्ड ड्रिंक जो लिक्विड है उसके अंदर वो डिसॉल्व होती है और डिफरेंट प्रेशर पे डिपेंड करती है और प्रेशर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी गैस डिसॉल्व कैन बी गिवन बाय हेनरी ने अपना एक लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उसके अंदर गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं।
क्या होता है ये लॉ? दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए गैस dissolved in the given amount of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas. क्या होगा, जो अगर गैस का मास क्या वो उसके अंदर प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर हम गैस का मास इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर है वो भी गैस का वो भी इंक्रीज होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखिए ये है, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में अगर हम ग्राफ जनरेट करते हैं, तो अगर ये सॉलिड फेज में कन्वर्ट किया हुआ है, हमने इसको गैसियस फेज में लिया हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो है ये पार्ट हमारा कंपेरिजेबल लिक्विड और लिक्विड फेज, ये हमारी गैसियस स्टेट हो गई, जिसमें हम इसको वेपर के अंदर शो करेंगे। किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते, देखिए अब हमारा जो KH आया वो क्या है, वेयर द KH इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड हेनरी लॉस कांस्टेंट and depend on the temperature. The cold drink is sealed under a pressure of the gas generally higher than atmospheric pressure. Atmospheric pressure से उसका अंदर जो प्रेशर है वो हाई रहता है, where its solubility is higher in the solvent water. When the drink is open, it is exposed to the atmosphere. वो expose होती है एटमोसफेयर में, lower pressure than the drink, क्योंकि एटमोसफेयर का बाहर प्रेशर जो है वो लोअर है, due to which some CO2 gas escape the bottle to establish the new dynamic equilibrium. तो क्या करेगी वो, जो CO2 गैस है वो एटमॉस्फेयर और कोल्ड ड्रिंक की बोतल के बीच में क्या करेगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। उस डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए जो CO2 के कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, कोल्ड ड्रिंक से बाहर निकलेंगे। जो बाहर निकलते हैं कोल्ड ड्रिंक से CO2 के मॉलिक्यूल्स, वही क्या करते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम को शो करेंगे, जिससे क्या शो हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए कोल्ड ड्रिंक से CO2 गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर जनरेट होते हैं। If the drink is exposed to surrounding, most of the dissolved gas escape because the solubility is low under the low pressure and high temperature when compressed in the to the refrigerator. Hence, more gas pops out of a drink kept at a room temperature than a drink which is just टेकन आउट फ्रॉम ए रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होगा, उसका प्रेशर और जो अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमने प्रेशर जनरेट किया हुआ वो सेम रहते हैं, तो उसमें ड्रिंक इतनी बाहर नहीं निकलती, लेकिन रूम टेम्परेचर पर रखी हुई के ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स में से CO2 गैस ज्यादा एस्केप होगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है, देखिए व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम ओवर टाइम। जैसा मैंने आपको बताया था कि अब जब तक रिएक्टेंट की प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती है, जब तक हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, और जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है जब तक वो सेम रहेगी। इन अदर वर्ड्स द फॉरवर्ड एंड रिवर्स केमिकल रिएक्शन आर द सेम। दिस डज नॉट मीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज द सेम। देयर इज ए लॉ दैट रिलेटेड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम देखते हैं क्या होता है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये देखिए, कंसंट्रेशन के लिए हमने इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ कैसे जनरेट किया था, अगर टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में हम ग्राफ जनरेट करेंगे तो वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन शो होगी। ये क्या शो कर रही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा क्या चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज में चल रहे हैं, उनका टाइम से रिलेटेड कोई भी चेंजेस उसकी कंसंट्रेशन में नहीं हो रहा है। अब आता है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए रिलेशन स्टेटिंग दैट इन ए रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम there is a condition given by the equilibrium constant Kc relating the concentration of the reactant and product। जैसे हमारी है कोई रिएक्शन है AA G BB, ये G हमारा स्मॉल जी इसकी फेस को शो कर रहा है, जो स्मॉल है उसकी कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, कैपिटल A हमारा क्या है, कोई भी रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से B में भी जो B है स्मॉल b उसकी कंसंट्रेशन को शो करेगा, कैपिटल B उसके एटम या मॉलिक्यूल को शो कर रहा है, G उसकी फेस को शो कर रहा है। इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड में C और D भी हमारे उसकी मॉलिक्यूल को शो कर रहे हैं और स्मॉल से और स्मॉल डी उसकी कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड कैसे करेंगे, द प्रोडक्ट यानी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू Kc व्हिच इज नोन एज आवर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए लेट अस कंसीडर ए सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन, ये A plus B इज कन्वर्टेड इनटू C plus D, हमारी ये कॉमन एक रिएक्शन हो गई है। द कंसंट्रेशन इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज रिलेटेड टू क्या होगा, Kc इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इज इक्विलिब्रियम called chemical equilibrium reaction। Kc is called our
equilibrium constant, and the term CD upon AB is called the equilibrium constant expression. For a general reaction, the expression of chemical equilibrium constant can be written as Kc CD upon AB, जहाँ पे स्मॉल सी और स्मॉल डी हमारे क्या हो जाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं कि दो रिएक्शन में सी पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या कितने अमाउंट हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पार्टिसिपेंट कर रहे हैं. Where C is the subscribed to K, that means Kc is expressed in concentration of mole liter inverse. ये क्या हो जाएगी, हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की यूनिट हो जाएगी. इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को शो कर सकते हैं.